नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे दृश्यम 3 की उस डार्क और इंटेंस दुनिया में डाइव करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रैप्स हैं और बहुत भारी मॉरल सैक्रिफाइस देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टरपीस की लेयर्स को अनफोल्ड करते हैं। अब देखिए, क्या अदालत से बाइज्जत बरी हो जाना ही असली आज़ादी होती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। जॉर्ज कुट्टी ने लीगल बैटल तो जीत ली थी, बिल्कुल जीत ली, लेकिन क्या उसे सच में आज़ादी मिली? बिल्कुल नहीं। उसके पास्ट के वो भूत और समाज का वो साइलेंट जजमेंट उसके परिवार को शांति से जीने ही नहीं दे रहे थे। असली सजा वो लोहे की सलाखें नहीं थीं, बल्कि वो अदृश्य कैद थी जिसमें उसका पूरा परिवार रोज घुट रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, शांति का भ्रम। एक बार जरा टाइमलाइन को देखते हैं। पास्ट में सेल्फ डिफेंस में वरुण की एक्सीडेंटल मौत हुई, राइट? फिर कुछ सालों बाद जॉर्ज कुट्टी ने मास्टरमाइंड की तरह कंकाल को बदल दिया और खुद को दोबारा बचा लिया। और अब प्रेजेंट डे, जहां लीगली तो वो एकदम क्लीन है, निर्दोष है, लेकिन समाज का गहरा शक आज भी उनके ऊपर मंडरा रहा है। इतने ब्रिलियंट मैनिपुलेशन के बाद भी वो ट्रॉमा उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स आता है। बाहर से देखेंगे तो जॉर्ज कुट्टी बहुत सक्सेसफुल लगेगा। उसका अपना थिएटर है, फाइनेंशियली वो एकदम सेट है, यहाँ तक कि उसने एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर ली है। लेकिन इस सक्सेस की चमक के पीछे की सच्चाई बहुत दर्दनाक है। समाज का जो ये साइलेंट जजमेंट है ना, वो उसकी बेटी अंजू की जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। अंजू के लिए कई रिश्ते आते हैं, पर जैसे ही लोगों को वरुण वाले केस की भनक लगती है, वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। ये सक्सेस सिर्फ एक इल्यूजन है जो अंजू के दर्द को और ज्यादा बढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शुरुआती जाल और साजिश। प्रभाकर ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि जॉर्ज कुट्टी जैसे जीनियस पर अगर सीधा लीगल अटैक किया तो वो कोई ना कोई लूप होल पक्का निकाल लेगा। इसलिए उसने एक साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ने का डिसीजन लिया। उसका मेन टारगेट अब जॉर्ज कुट्टी नहीं था, बल्कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी थी, उसकी बेटी अंजू। प्रभाकर ने सहदेवन का इस्तेमाल करके अंजू की थेरेपिस्ट को धमकाया ताकि उसकी मेंटल हेल्थ की सारी डिटेल्स निकाली जा सकें। और तो और बैकग्राउंड में अंजू के जितने भी नॉर्मल शादी के प्रपोजल आ रहे थे, उन्हें जानबूझकर तोड़ा जा रहा था ताकि अंजू पूरी तरह से अकेली और आइसोलेटेड फील करे। अब जरा प्रभाकर के इस खौफनाक मास्टर प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझिए। स्टेप 1, अंजू की शादी एक ऐसे लड़के से फिक्स करवाई जाती है जो एक्चुअल में कर्ज में डूबा हुआ प्रभाकर का ही एक गुर्गा है। स्टेप 2, शादी के तुरंत बाद हनीमून के बहाने अंजू को एक एकदम सुनसान और दूर दराज के रिसॉर्ट में ले जाया जाता है। स्टेप 3, वहां उसे ड्रग्स देकर बेहोश किया जाता है और एक बहुत ही भयानक फेक मर्डर सीन सेटअप किया जाता है। और फाइनली स्टेप 4, वो लड़का वहां से गायब हो जाता है और जब अंजू को होश आता है तो वो खुद को एक जघन्य हत्या की मुख्य संदिग्ध पाती है। ये पूरा का पूरा ट्रैप सिर्फ इसलिए बिछाया गया था ताकि जॉर्ज कुट्टी को ठीक वही वाला दर्द महसूस हो जो प्रभाकर ने झेला था, अपने ही बच्चे को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हाथों बर्बाद होते हुए देखने का दर्द। अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पर। भाग 3, मास्टरमाइंड का पलटवार। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यहां आकर ना कहानी की पेस एकदम से स्लो और इंटेंस हो जाती है। जब जॉर्ज कुट्टी उस रिजॉर्ट में पहुंचता है तो वो अपनी बेटी को पूरी तरह से टूटा हुआ और दहशत में पाता है। अपना वो अनथिंकेबल, वो दर्दनाक प्लान एग्जीक्यूट करने से ठीक पहले एक बेबस पिता अपनी बेटी से बस यही एक सवाल पूछता है, और इसके बाद वो जो करता है वो सच में किसी ने इमेजिन नहीं किया था। यहीं पर जॉर्ज कुट्टी का असली जीनियस माइंड काम करता है। सोचिए, प्रभाकर का नैरेटिव क्या था? यही ना कि अंजू मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट लगे। लेकिन जॉर्ज कुट्टी इस पूरे गेम को कैसे फ्लिप करता है? वो जानबूझकर अपनी ही बेटी के हाथ पर चाकू से वार करता है। एक पिता के लिए ये कितना दर्दनाक रहा होगा, पर ऐसा करके उसने पूरी की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। अब पुलिस की नजरों में अंजू कोई हत्यारी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर हमले की सर्वाइवर थी, एक विक्टिम थी। सस्पेक्ट से लेकर सर्वाइवर तक का ये फ्लिप पूरी तरह से जॉर्ज कुट्टी के ब्रिलियंट दिमाग की उपज था। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नैरेटिव रिवर्सल। मतलब अपने दुश्मन के जाल को प्लांट किए गए सबूत मिटाकर नहीं काटना है, बल्कि उन सबूतों का पूरा मीनिंग ही बदल देना है। इस ब्रूटल लेकिन एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन के बाद जॉर्ज कुट्टी सहदेवन को दबोचता है और उससे जबरदस्ती एक कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेता है। बस ये एक सिंगल मूव प्रभाकर और आईपीएस थॉमस के रचे रचाए पूरे जाल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख देता है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, अंतिम नैतिक द्वंद्व यानी फाइनल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, एक लड़ाई जीतना फिर भी आसान है, लेकिन ये खौफनाक युद्ध तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। जॉर्ज कुट्टी इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर चुका था।
उसने सहदेवन और प्रभाकर को तो मात दे दी, लेकिन उसे ये रियलाइज हुआ कि जब तक वो बाहर आज़ाद घूम रहा है, बदले का ये लूप कभी नहीं रुकेगा। आज अंजू पर हमला हुआ है, कल कोई नया ट्रैप बिछाया जाएगा और उसका परिवार हमेशा इस केस के साये में ही जीने को मजबूर रहेगा। और यहीं पर जॉर्ज कुट्टी अपना अल्टीमेट आखिरी कदम उठाता है। वो प्रभाकर और थॉमस के साथ एक फाइनल डील करता है। वो कहता है कि अगर बदला लेना ही है तो मुझसे लो। अपनी बेटी को हमेशा के लिए सेफ करने के लिए वो वरुण की मौत की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है और फाइनली कानून के सामने सरेंडर कर देता है। ध्यान दीजिए, ये झूठा कन्फेशन किसी लीगल जस्टिस के लिए नहीं था। ये एक पिता का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था, जो अपने परिवार को एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए खुशी खुशी अपनी खुद की आज़ादी को दांव पर लगा देता है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, भाग 5, एक अधूरा इंतकाम। गीता का टारगेट आज भी वही है, और सच कहूं तो ये एक लाइन पूरी कहानी को फिर से खोल कर रख देती है। जॉर्ज कुट्टी के सरेंडर करने से शायद प्रभाकर को थोड़ी मेंटल पीस मिल भी जाए, लेकिन वरुण की मां गीता के दिल में जो बदले की आग है ना, वो अभी भी बुझी नहीं है। उसका मानना बहुत क्लियर है कि जॉर्ज कुट्टी ने चाहे जो भी किया हो, उसके बेटे की असली कातिल तो अंजू ही है। इसलिए गीता का जो निशाना है वो आज भी सिर्फ और सिर्फ अंजू पर फिक्स्ड है। अब बस यही चीज हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अब जबकि जॉर्ज कुट्टी खुद जेल की सलाखों के पीछे है और गीता का रिवेंज अभी भी सीधे तौर पर अंजू को टारगेट कर रहा है, तो जेल के अंदर से एक मास्टरमाइंड अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इस बार गेम बाहर से नहीं, बल्कि जेल की चारदीवारी के अंदर से खेला जाना है। यह अधूरा कॉन्फ्लिक्ट और साइकोलॉजिकल चेस का ये अगला लेवल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस डीप एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।